हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड एंड ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में और इस सेशन से हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉमर्स क्लास 11th के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू। चाहे आपका अकाउंटेंसी है या आपका बिजनेस स्टडी है, आपका इकोनॉमिक्स है, आपका ईटीपी है, आपका मैथ है, आपका कंप्यूटर साइंस है, आपका इंग्लिश है, आपका हिंदी है, कोई भी जितना भी आपका सब्जेक्ट है, हम आपको सारे सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यूज पढ़ाएंगे। क्योंकि आप सभी को पता है कि इस साल जो आपका एग्जाम होने वाला है वो एमसीक्यू में होगा। हर सब्जेक्ट में 40-40 नंबर का एमसीक्यू होगा। ऐसे में आपको हर चैप्टर से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि पार्टिकुलरली कोई एक चैप्टर का क्वेश्चन पूछेगा, अगला का नहीं पूछेगा। पूरे हर सब्जेक्ट का सभी चैप्टर को मिला के एमसीक्यूज पूछेगा। मैं आपको बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान शब्दों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में हर सब्जेक्ट का चैप्टर बाय चैप्टर एमसीक्यू इस तरीके से पढ़ा दूंगा जिससे आप एग्जाम से पहले पूरे तरीके से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे। और अगर आपने हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज को चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ लिया तो इससे आपका एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन आएगा 100% क्वेश्चन आप बना पाओगे। आप मॉडल पेपर सोल्व कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर सकते हो, आप अपना क्वेश्चन बैंक सोल्व कर सकते हो, और आपका बोर्ड आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा उसके लिए भी आप एग्जाम से पहले ही जो है वो तैयारी कर सकते हो। तो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज पढ़ाएंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर और एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और साथ ही साथ हम आप लोगों का टेस्ट सीरीज, सब चीज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ नोट्स नोटिफिकेशन मिलता रहे तो राहुल कॉमर्स एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां आपको हम सारे चीज जो है वो अवेलेबल कर देंगे एक एक करके। ठीक, तो चलो आज से इस क्लास में हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंटेंसी। बाकी सब्जेक्ट भी आज से स्टार्ट हो जाएगा। और अकाउंटेंसी का आज हम लोग लेसन 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, यानी लेखांकन का परिचय। इस चैप्टर से हर साल एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जाता है। इस साल भी एग्जाम में इससे जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। और जो क्वेश्चन हम बताएंगे वो क्वेश्चन को अच्छा से समझना और नोट डाउन करके नोट्स बना बना करके लिखता जाना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझाएंगे, उसका कॉन्सेप्ट समझाएंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन रट्टा मारने का जो है वो जरूरत नहीं पड़ेगा। आया समझ में? ठीक है। और हम लोगों का एग्जाम में टारगेट कितना परसेंट का है? 90% का है। आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट है, झारखंड बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, बंगाल बोर्ड हो गया, उड़ीसा बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, कोई भी आपका बोर्ड है, हर बोर्ड में आप इन्हीं क्वेश्चंस को ही जो है वो पूछा जाता है। ठीक है, चलो एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। और ये हम लोगों का जो है वो पहला लेसन है। जैसा आप देख सकते हैं लेसन का नाम है लेखांकन का परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मेरे साथ साथ आप लोग कॉपी पेन निकाले रहना और मेरे साथ साथ ही जो है नोट्स बनाना आप लोग स्टार्ट करोगे। ठीक है, चलो अब आते हैं पहला क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन पे बोल रहा है पुष्प पालन का अर्थ है बुक कीपिंग मीन्स। तो सिंपल बात है भाई, बुक कीपिंग का मतलब होता है आपका एक बिजनेस में जितने भी लेन देन हुए हैं, एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, बिजनेस कब स्टार्ट हुआ, बिजनेस में जैसे कि कैश डिपॉजिट किया बैंक में, कैश विड्रॉ किया, गुड्स परचेज किया, गुड्स पेड किया, कैश पेड टू राम, कैश रिसीट फ्रॉम राम, रेंट पेड किया, सैलरी पेड किया, कमीशन पेड किया, जितने भी बिजनेस के ट्रांजेक्शन हुए हैं उन सारे ट्रांजेक्शन को, उन सारे लेन देनों को बुक में रिकॉर्ड करना, उन सारे लेन देनों को एक जगह पुस्तक में लिखना, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बुक में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारिक लेन देनों का हिसाब पुस्तकों में रखना, यानी कीप द रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स। एक बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सारे ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है पुष्प पालन से क्या आशय है? बुक कीपिंग डिनोट्स। हम अभी समझाए बुक कीपिंग का मतलब है कि जितने भी बिजनेस का लेन देन है, ट्रांजैक्शंस है, उसको बुक में रिकॉर्ड करने का कला, यही कहलाता है बुक कीपिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवसायिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखने की कला, आर्ट ऑफ अकाउंटिंग बिजनेस डील इन बुक्स। एक भी क्वेश्चन रट्टा नहीं मरवाएंगे, एक बार बस देखना, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते जाना, बस हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, लेखांकन की भाषा है, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब इसको अच्छा से समझना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं यहां जो है वो बहुत उनको कंफ्यूजन होता है। हम अच्छा से आपको एक चीज समझा देंगे, इसको याद रखना, MAB यानी माँ और बाप। अब आप बोलोगे सर ये माँ और बाप कौन सा कॉन्सेप्ट है, समझाते हैं। M फॉर मनी, M फॉर क्या बोले आप लोगों को हम? मनी। ठीक है सर। A फॉर अकाउंटिंग, A फॉर क्या बोले? अकाउंटिंग। ठीक है सर। इसके बाद बी, तो बी से होगा बिजनेस, बी से क्या होगा? बिजनेस। अब आप मेरा इस कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ लेना।
सीरियल बाय सीरियल जैसे है वैसे लिखना, MAB माँ और बाप। अब ध्यान से समझना, ये जो मेरा मनी है, क्या है? मनी। ये लैंग्वेज होता है अकाउंटिंग का, यानी मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है? और ये जो मेरा अकाउंटिंग है, ये अकाउंटिंग होता है बिजनेस का लैंग्वेज। इसको याद रखना। यानी क्या बोल रहे हैं भाई? मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। इसको याद रखना, मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग। मनी किसका लैंग्वेज है? अकाउंटिंग का। ठीक है? और अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का। इसको याद रखना। इसके ऊपर क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, इस साल भी पूछा जाएगा, और स्टूडेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो नॉर्मल याद रखना, माँ और बाप। M फॉर मनी, A फॉर अकाउंटिंग और B फॉर बिजनेस। यानी मनी जो है, मनी इज ए लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इस चीज को याद रखोगे। ठीक है? चलो, अब आप लाइफ में इस चीज को कभी नहीं भूलोगे। अब देखो क्या बोला, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ। अब बोल रहा है कि अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है, तो याद करने बोले थे MAB, तो बोला अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है भाई, तो अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। अभी बताएं तो अकाउंटिंग किसका लैंग्वेज है? बिजनेस का। क्लियर? बोलो, लाइफ में कभी भूलोगे? कभी नहीं भूलोगे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 4, लेखांकन लेन देनों का लेखा करती है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन इन टर्म। अच्छा, बार बार अकाउंटिंग दिख रहा है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? सिंपल बात है भाई, एक बिजनेस का जो भी ट्रांजैक्शंस होता है, जब हम उन ट्रांजैक्शंस को किताब में लिख रहे हैं, वो लिखने का जो प्रोसेस है, लिखने का जो काम है, वो अकाउंटिंग है। जैसे सो रहे हैं तो बोलते हैं स्लीपिंग, डांस कर रहे हैं तो बोल रहे हैं डांसिंग, हंस रहे हैं तो बोलते हैं लाफिंग, लड़ाई कर रहे हैं तो बोलते हैं फाइटिंग। उसी तरह से जब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को हम लोग लिखते हैं, तो वो लिखने का प्रोसेस अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक? तो अब बोल रहा है कि अकाउंटिंग में जो है वो किन चीजों को लिखा जाता है। तो सिंपल बात है, बिजनेस का ऐसा ट्रांजैक्शन, बिजनेस का ऐसा लेन देन जो मॉनेटरी वैल्यू का है, मतलब मौद्रिक मूल्य। बिजनेस में कोई लेन देन हुआ और उस लेन देन में पैसा छुपा है, वो लेन देन पैसे के बेस पे हुआ, वो लेन देन जो है वो मुद्रा के बेस पे हुआ, तब ऐसे लेन देनों को ही जो है वो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड किया जाता है। मॉनेटरी वैल्यू के अलावे किसी और ट्रांजैक्शंस को बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। मॉनेटरी मतलब मनी। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, मौद्रिक इकाई यानी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे कि मान लो राम ने श्याम को पीटा, ये कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। मैं साइकिल चलाता हूं, मैं टीवी देख रहा हूं, मैं टिकटॉक पे रील्स देख रहा हूं, मैं वीडियो गेम खेल रहा हूं, ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कोई मॉनेटरी टर्म नहीं छुपा है। समझ में आया? तो जो मॉनेटरी वैल्यू का होगा, उसी चीजों को ही जो है वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन के प्रकार है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो अकाउंटिंग जो है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होता है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? यानी वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन और प्रबंधकीय लेखांकन। अभी आपको इन सब के बारे में नहीं पढ़ना है, जब आप आगे ग्रेजुएशन में जब जाओगे तब आपको इन सब के बारे में समझ में आ जाएगा। ठीक है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सब होता है। क्वेश्चन नंबर 6, लेखांकन की विशेषताएं हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग आर। तो जब हम लोग बिजनेस का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं या रिकॉर्ड करते हैं, तो उससे हमको क्या क्या पता चलता है? ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ भाई, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही तो अकाउंटिंग है। वर्गीकरण करना, क्लासिफिकेशन, यानी बिजनेस के अलग अलग ट्रांजैक्शन को अलग अलग लिखना, यानी एसेट के ट्रांजैक्शन को एसेट में रिकॉर्ड करना, कैपिटल के ट्रांजैक्शन को कैपिटल में, लाइबिलिटी का ट्रांजैक्शन को लाइबिलिटी में, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का ट्रांजैक्शन को एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में, इनकम एंड गेन के ट्रांजैक्शन को इनकम एंड गेन पे। ठीक है? तो ये भी होता है। इसके बाद सारांश प्रस्तुत करना, सब होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। 7 नंबर पे बोल रहा है लेखांकन का कार्य है द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग आर। तो एक अकाउंटिंग का काम जो होता है ये सब होता है, क्योंकि अकाउंटिंग करने से प्रॉफिट और लॉस का पता चलता है। अकाउंटिंग करने से ये पता चलता है कि बिजनेस में कितना फाइनेंस है, यानी कितना पैसा है, और भी बहुत सारा जो है वो इंफॉर्मेशन हमको मिलता है। तो अकाउंटिंग का विशेषता ये सब है, इनमें से सभी। ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है लेखांकन की सीमाएं हैं द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग आर। लिमिटेशन का मतलब होता है कि जहां अकाउंटिंग काम नहीं करेगा, यानी अकाउंटिंग जो है वो नियम अकाउंटिंग का खत्म हो जाएगा। तो पहला बोल रहा है व्यक्तिगत निर्णयों से प्रभावित, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। हाँ, अगर आप अकाउंटिंग करते समय अपना पर्सनल जजमेंट थोपने लगो कि नहीं ये ट्रांजेक्शन ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, वैसे नहीं होगा, ऐसे होगा, आपको जैसे मन करे आप वैसे रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दो,
तब तो भाई अकाउंटिंग गलत बन जाएगा वहां। ऑप्शन नंबर बी, ऐतिहासिक लागतों पर आधारित, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। आज के समय में जो कॉस्ट है उसको देख के अकाउंटिंग करना चाहिए। सपोज कर लो कि टमाटर जो है अभी फिर से 20 या 30 रुपया किलो हो गया, कुछ दिन पहले जो टमाटर है वो 200 रुपया किलो था, तो बीता हुआ कल में 200 रुपया था, तो आज अगर आप मान लो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो तो पुराने समय के कॉस्ट को नहीं रिकॉर्ड करोगे, इस समय जो दाम है उस दाम पे आप रिकॉर्ड करोगे, पहले कितना था ये नहीं। ठीक है, झूठे दावे से प्रभावित, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। हाँ भाई, कोई झूठा दावा करेगा, झूठ मूठ का जो ट्रांजेक्शन नहीं है वो ट्रांजेक्शंस को भी दिखाएगा, तो वहां पे जो है अकाउंटिंग काम नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 पे बोला है, निम्न मदों में से कौन सी वित्तीय प्रकृति की नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट फाइनेंशियल इन नेचर, यानी किस, फाइनेंस मतलब पैसा, मुद्रा, वित्त, किसके पीछे जो है इन ट्रांजेक्शन्स को पढ़ेंगे और देखेंगे कि कौन ट्रांजेक्शन में जो है वो केस नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, कार उधार पर खरीदी, परचेज्ड कार ऑन क्रेडिट। देखो, कार उधार में खरीदे, आप बोलोगे कि सर उधार में खरीदे तो केस नहीं है, रुको, उधार में जो कार खरीदे हैं उसका दाम होगा कि नहीं होगा? कार का दाम होगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, दाम तो होगा। अच्छा, आज ना उधार में खरीदे हैं, कल पैसा पेड करेंगे नहीं करेंगे? 1 महीना बाद पेड करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, तो इसके पीछे पैसा छुपा हुआ है। ठीक है, एक कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया, डिसमिस्ड एन एम्प्लॉय बाय जॉब। हाँ, एक कर्मचारी को जो है वो कंपनी से हटा दिए, इसके पीछे पैसा नहीं छुपा है। भवन नगद में खरीदा, परचेज ऑफ बिल्डिंग फॉर केस। हाँ, जो देखो नगद में बिल्डिंग खरीदे तो भाई केस तो देना होगा। इसके बाद स्वामी ने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए नगद निकाली, ड्रॉइंग्स ऑफ मनी बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज। देखो क्या निकाला? केस निकाला, तो केस तो है इसमें, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्मचारी को जो है वो निकाले काम से। 10 नंबर, कौटिल्य ने किस पर पुस्तक लिखी? कौटिल्य रोट ए बुक। तो कौटिल्य यानी कि चाणक्य, उन्होंने किस पे पुस्तक लिखा था भाई? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स पे, ये तो सबको पता है। 11 नंबर, लेखांकन सतर्कता एवं कुशलता ... पर आधारित है। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुली एंड इफिशिएंट बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग किस पे बेस्ड है? बुक कीपिंग पे बेस्ड होता है, तो ऑप्शन होगा ए नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, हर साल एग्जाम में पूछा जाने का सबसे ज्यादा चांस होता है इसका, और अच्छा से समझना। ठीक है, बोल रहा है क्वेश्चन पे, भारतीय इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी की स्थापना ... में की गई थी। द इंस्टीट्यूट्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया वाज सेटअप। चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया यानी कि ICAI, ये क्या होता है इसके बारे में हम आप लोगों को आगे कभी बताएंगे, और आगे जब आप लोग कॉमर्स के फील्ड में आगे बढ़ोगे इसके बारे में बार बार आप लोगों को जो है वो पढ़ने को मिलेगा डेफिनेटली। अभी बस तो आप इतना समझ लो कि जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट होते हैं उनका एक खास ड्रीम होता है CA बनने का, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो ये जो CA बनने का काम होता है, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है वो कौन बनवाता है? ICAI। अभी बस इतना याद रखो। हाँ, ICAI क्या होता है, ICAI कैसे दिखता है? तो ये देखो ICAI का ये लोगो है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया, ICAI का लोगो है। और ये कब सेटअप हुआ था? तो ये हम लोगों का 1949 को इसे बनाया गया था। और हेड ऑफिस कहाँ है? इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हेड ऑफिस इनका न्यू दिल्ली या मुंबई, मुंबई, मेरे ख्याल से मुंबई। एक बार आप लोग इंटरनेट पे सर्च कर लेना तो ICAI का हेड ऑफिस कहाँ है, और वीडियो के कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बता देना। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि ICAI जो है वो सेटअप कहाँ हुआ था? तो ICAI सेटअप कब हुआ था भाई? 1949 को। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन, पुष्पालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। तो हम अभी बताए थे कि बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बोला गया है, वित्तीय लेखांकन का मूलभूत कार्य है। द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज। तो एक बिजनेस का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है उसका मेन काम होता है कि बिजनेस के सभी तरीके के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करो, सभी व्यवसायिक लेन देनों का लेखा करना, रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, यानी इसका आंसर होगा ए। 15 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक लेन देन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। कौन बिजनेस का लेन देन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए बोला गया है, पुनः बिक्री हेतु माल का क्रय किया 20,000 में, परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल वर्थ ₹20,000, 20,000 का एसेट खरीदे और उसको बेचे, तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन है भाई, बिल्कुल ये ट्रांजेक्शन है।
वेतन दिया 5,000 रुपया यानी पेड सैलरी, ये भी आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है। परचेज ए टीवी फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए टीवी खरीदे, पर्सनल यूज के लिए मतलब कि घर के लिए। अब बताओ, अगर हम घर के लिए टीवी खरीदे हैं तो क्या ये मेरा बिजनेस का ट्रांजेक्शन है? नहीं है सर जी। हम घर के लिए क्या खरीदे हैं? बोल रहा है कि घर के लिए हम टीवी खरीदे, तो घर के लिए टीवी खरीदे तो ये तो बिजनेस ट्रांजेक्शन मेरा नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 16 नंबर, लेखांकन मुख्य कार्य है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग इज, एक अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? तो अकाउंटिंग का प्राइमरी फंक्शन होता है कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो और उसको अलग अलग अकाउंट्स में बांट दो, यानी अलग अलग अकाउंट्स में उसका पहले ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करो और अलग अलग अकाउंट में बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को बांट दो, यानी पहले बिजनेस के ट्रांजैक्शंस का अभिलेखन करो और उसका वर्गीकरण कर दो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आ गया बात समझ में? ठीक है, चलो 17 नंबर, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज, देखो ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 18 नंबर, लेखांकन में लेखा होता है। इन अकाउंट्स रिकॉर्ड इज मेड ऑफ, तो एक बिजनेस में जो है सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, केवल वित्तीय लेन देन। अब देखो, वित्तीय लेन देन हो सकता है या तो कैश में होगा या वित्तीय लेन देन हो सकता है कि ड्यू होगा। अभी पैसा पेड कर दो या पैसा बाद में पेड करो, ये दोनों ही जो है वो कैश ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 बोला गया है कार्यालय भवन के लिए किराए के रूप में दिया गया 5,000 रुपया एक ... है। ₹5,000 पेड एज रेंट फॉर ऑफिस प्रेमिसेस इज एन, आपका एक ऑफिस है, आप कहीं पे क्या करते हैं जी? कोई ऑफिस चलाते हैं। आपका क्या है? कहीं पे कोई ऑफिस है और उस ऑफिस के लिए आप किराया पेड किए, तो ये क्या है? तो देखो दो चीज होता है, एक हम लोगों का होता है इवेंट, याद रखना, एक हम लोगों का क्या होता है? इवेंट, और एक होता है हम लोगों का ट्रांजैक्शंस। तो भाई इवेंट और ट्रांजैक्शन में क्या फर्क है हम समझा दे रहे हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब होता है जो बार बार होगा, कोई क्वेश्चन पढ़ना और प्रैक्टिकल सोचना कि क्या ये काम बार बार हो रहा है या एक बार हुआ। अगर कोई ऐसा काम है जो बार बार होगा तो उसको हम लोग ट्रांजैक्शन बोलेंगे। कौन बार होने वाला भाई? बार बार होना। जो काम बार बार होगा, जैसे सैलरी बार बार पेड करना है, कमीशन बार बार पेड करना है, रेंट बार बार पेड करना है, तो ये काम जो बार बार होता है उसको ट्रांजैक्शन बोलते हैं। और कोई ऐसा चीज जो बार बार नहीं होगा, साल में एक दो बार हो गया तो हो गया, नहीं तो लाइफ टाइम में एक बार होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इवेंट। ठीक है, या कोई ऐसा काम है जो ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था लेकिन अचानक हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? इवेंट, यानी कि एक बार। इवेंट मतलब एक बार। अब बताओ, आपका एक बिजनेस है, उसका बिजनेस सपोज कर लो आपका एक जगह ऑफिस है, तो आप किसी का घर को रेंट में या किसी के रूम को रेंट में लेके ऑफिस चला रहे हैं, तो बताओ भाई ऑफिस का जो किराया है वो तो आपको हर साल, ऑफिस का जो किराया है वो तो हर महीना पेड करना होगा, बार बार पेड करना होगा। ठीक है, तो रेंट पेड करना एक्चुअल में क्या है हमारे लिए? तो रेंट पेड करना ट्रांजैक्शन है, यानी रेंट, क्योंकि वो बार बार पेड करना है। आया समझ में? 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल नेचर ट्रांजैक्शन। आओ देखते हैं। परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, गुड्स खरीदे हैं, ये हम लोगों का बिजनेस ट्रांजैक्शन है। परचेज ऑफ बिल्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ सैलरी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। स्ट्राइक ऑफ एम्प्लॉय, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, हड़ताल किया, तो ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन थोड़ी है। डी नंबर, ठीक है, ये तो एक इवेंट है जो घट गया। 21 नंबर, लेखांकन सूचनाओं के आंतरिक उपयोग करता है। अब देखो समझाते हैं, एक बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने से दोनों का फायदा है। एक, जो लोग बिजनेस के अंदर में काम करते हैं, जो लोग बिजनेस के अंदर में हैं, जैसे बिजनेस का मालिक हो गया, बिजनेस का डायरेक्टर हो गया, बिजनेस का मैनेजर हो गया, बिजनेस का एम्प्लॉय हो गया, तो बिजनेस के अंदर का जो लोग होता है उसको बोला जाता है इंटरनल यूजर, अंदर। ठीक है, और जो लोग बिजनेस के बाहर होते हैं उसको बोला जाता है एक्सटर्नल यूजर, यानी बाहरी लोग। एक्सटर्नल में जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, आपका इन्वेस्टर्स हो गया, या तो फिर मान लो आपका रिसर्चर हो गया, सेलर हो गया। बिजनेस के अंदर इंटरनल यूजर, बिजनेस का बाहर एक्सटर्नल यूजर। ठीक है, और अकाउंटिंग दोनों के लिए जरूरी है, इंटरनल यूजर के लिए भी और एक्सटर्नल यूजर के लिए, क्योंकि भाई दोनों को तो बिजनेस के बारे में जानना चाहिए ना। लेकिन यहां क्वेश्चन बोल रहा है इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग
इंफॉर्मेशन आर, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का इंटरनल यूजर बोला, इंटरनल मतलब अंदर। तो देखो भाई बिजनेस के अंदर क्रेडिटर ये इंटरनल नहीं होता है, बाहर होता है। ये पोटेंशियल इन्वेस्टर, इन्वेस्टर भी बाहर होता है। मैनेजर, हाँ मैनेजर इंटरनल होता है। रिसर्चर भी बाहर का होता है। तो इंटरनल यूजर में हो गया मैनेजर। 22 नंबर पे बोल रहा है लेखांकन सूचनाओं के बाहरी उपयोग करता है एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर, एक्सटर्नल यानी बाहर। तो बोला रिसर्चर एक्सटर्नल होता है। गवर्नमेंट, गवर्नमेंट भी तो बिजनेस का बाहर है। टैक्स अथॉरिटी भी बाहर का, यानी टैक्स का लोग, टैक्स ऑफिसर बाहर है। तो ऑप्शन नंबर डी। 23 नंबर बोल रहा है क्वेश्चन पे, ऑन 31 दिसंबर 2018 अशोका लिमिटेड परचेज ए मशीनरी फ्रॉम मोहन लिमिटेड ₹1,50,000 दिस इज। अशोका लिमिटेड जो है वो मोहन लिमिटेड से एक मशीन खरीदा 1,75,000 का। अब मशीन खरीदा तो ये ट्रांजेक्शन है, मशीन खरीदे हैं तो क्या है, ट्रांजेक्शन है, बिल्कुल सही। लेकिन क्या ये मशीन बार बार खरीदेंगे? नहीं सर, बार बार नहीं खरीदेंगे, एक बार खरीदे हैं, यानी ये ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ क्या है, इवेंट है। ट्रांजेक्शन भी है और उसके साथ साथ इवेंट भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए ट्रांजेक्शन एज वेल एज इवेंट, लेन देन व घटना दोनों। ठीक है, चलो 24 नंबर क्वेश्चन पे, प्रबंधकीय लेखांकन यानी मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज। अब बताओ, इसके लिए सिंपल याद है, देखो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोला तो ऑप्शन में कहीं पे मैनेजमेंट ढूंढो, तो ये देखो मैनेजमेंट यहां दिख गया, तो चुपचाप ऑप्शन नंबर सी टिक लगा देना, उतना सोचना ही नहीं है। 25 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन लेखांकन की सीमा नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। इससे पहले क्वेश्चन में लिमिटेशन बोला और यहां बोला है लिमिटेशन नहीं है। तो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का लिमिटेशन नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, एविडेंस इन लीगल मैटर, कानूनी मामलों में प्रमाण। अगर कभी भी कोई भी कानूनी मामला आ जाएगा, केस मुकदमा कोर्ट कचहरी होगा, तो उस समय अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन ही आपको मदद करेगा। ठीक है, 26 नंबर बोला गया है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स वर्थ ₹2 लाख देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹10,000 ईच। अब देखो यहाँ पे एक चीज बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर। देखो ईयर दो तरीके का होता है, ईयर मतलब साल, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक फाइनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जो 1 जनवरी से स्टार्ट हो और 31 दिसंबर में एंड हो जाए, जैसे हमारे घर का कैलेंडर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को एंड। और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो बैंक, कंपनी और बिजनेस अपनाता है। फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है मेरा 1 अप्रैल से और एंड होता है 31 मार्च में, इसको याद रखना। ठीक है, कैलेंडर ईयर 1 जनवरी से 31 दिसंबर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च। अब बोला गया है कि बिजनेस स्टार्ट करते समय 2 लाख का आपके पास कोई गुड्स था। कितना का गुड्स? 2 लाख। अब बताओ 2 लाख का गुड्स था तो 2 लाख का स्टॉक को आप बेचोगे या नहीं बेचोगे? सर बेचेंगे। बेचने के बाद आपके पास 10,000 का स्टॉक बच गया, वो है क्लोजिंग स्टॉक। तो ये क्या है? 10,000 आपके लिए क्या है? तो सिंपल बात है भाई, 10,000 एक इवेंट है, यानी बेचने के बाद वो बच गया। अचानक बेचने के बाद बच गया 10,000 का। 10,000 कोई लेन देन नहीं है, वो एक घटना था जो घट गया। ठीक है, तो 10,000 रुपए मेरे लिए क्या है? एक इवेंट है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन लेखांकन का एक उप क्षेत्र नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। सब फील्ड मतलब वही जी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये तीनों अकाउंटिंग का सब फील्ड होता है। तो बोला कौन सब फील्ड नहीं है भाई? बुक कीपिंग। बुक कीपिंग सब फील्ड नहीं है, बुक कीपिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, 28 नंबर निम्नलिखित में से सभी लेखांकन का कार्य है सिवाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेक्ट। किसको छोड़ के? तो भाई इसका भी राइट आंसर होगा हम लोगों का ये पोस्टिंग। याद रखना, आपका डिसीजन मेकिंग करना, मेजरमेंट करना, फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना, ये सब क्या है? एक बिजनेस का अकाउंटिंग का जो है वो फंक्शन है। पोस्टिंग जो है वो अकाउंटिंग का फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो आगे आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। ऑन 1 सितंबर कश्यप पेड रेंट ₹2,000 अंडर विच फ्रॉम इट विल बी क्लासिफाइड। कश्यप जो है वो 2,000 रुपया का रेंट पेड किया, तो ये क्या है? तो सिंपल सा बात है भाई, रेंट पेड किया है तो ये तो ट्रांजेक्शन है। लेकिन क्या बोल रहा है रेंट किस चीज के लिए दिया है? नहीं, इसका मतलब है कि रेंट हो सकता है आगे और पेड नहीं करेगा। तो ये ट्रांजेक्शन्स के साथ साथ इवेंट है, दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हाँ, अगर बोलता रेंट पेड फॉर ऑफिस तो ये ट्रांजेक्शन होता, क्योंकि वो हर महीना देगा, बार बार देगा।
30 नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है पुष्पालन मुख्य रूप से संबंधित है, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विद। तो हम अभी बताएं भाई कि बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है। तो बुक कीपिंग का मतलब होता है ट्रांजैक्शंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना। तो ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय समांकों का अभिलेखन करना, रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल डाटा। डाटा मतलब ट्रांजैक्शन। 31 नंबर में सेम वही चीज जो ऊपर पढ़े हम लोग, ठीक है भाई। 5,000 है, बिजनेस चला लेने के बाद, एक्चुअल में यहाँ पे ये 50,000 होता, गलती से दिया है। बिजनेस 50,000 का स्टॉक था, बिजनेस चलाने के बाद 8,000 का बच गया, तो ये मेरे लिए क्या है, एक मेरे लिए ये इवेंट है, ठीक। अब जो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और 100% श्योर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको 100% पूछा जाएगा। देखो क्या बोला क्वेश्चन पे, दोहरा लेखांकन प्रणाली का आविष्कार किसने किया, हु इनोवेटेड द डबल एंट्री सिस्टम। बार बार हम लोग डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ रहे ना, तो याद रखना डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कारक थे लूकस पेसियोली। ये रहे वो महान साइंटिस्ट जिनका नाम था लूकस पेसियोली। लूका पेसियोली जी का जन्म कहां हुआ था, इटली में हुआ था। यानी डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत किस देश में हुआ था, इटली में। कब हुआ था, तो याद रखना डेट 1494 को। मोस्ट इंपोर्टेंट, 3 में से एक क्वेश्चन पूछेगा। पहला, डबल एंट्री सिस्टम या बुक कीपिंग का फादर कौन है, लूकस पेसियोली। कौन सा साल इनोवेट हुआ था, 1494 को। कौन से देश में इनोवेट हुआ था, इटली में। ये 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 110% एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलो, तो इसका हम लोग क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हैं कि डबल एंट्री सिस्टम का शुरुआत, मतलब डबल एंट्री सिस्टम का आविष्कार किसने किया था, तो सर लूकस पेसियोली जी ने, ठीक है। आ गया समझ में। 33 नंबर, लेखांकन यानी अकाउंटिंग है। अकाउंटिंग आर्ट और साइंस दोनों होता है, कला और विज्ञान दोनों है। 34 नंबर क्वेश्चन में पुष्पालन का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था, बुक कीपिंग वाज फास्टली इंट्रोड्यूस। अभी बताए थे किस देश में इंट्रोड्यूस हुआ था भाई, इंग्लैंड, अमेरिका, इटली। इंग्लैंड, अमेरिका, इंडिया या इटली। तो भाई बुक कीपिंग जो है वो लूकस पेसियोली जी ने इनोवेट किया था, तो जाहिर सी बात है वो इटली में हुआ था क्योंकि वो इटली में थे। 35 नंबर क्वेश्चन, लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है, हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो एक अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जरूरत सबको पड़ता है, मालिक को भी यानी ओनर को भी, मैनेजमेंट को भी, इन्वेस्टर को भी, सबको। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। 36 पे बोल रहा है निम्नलिखित लेखांकन का कौन सा सहायक क्षेत्र नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अभी जो ऊपर क्वेश्चन पढ़े वही क्वेश्चन है, राइट आंसर होगा बी। 37 नंबर में निम्न में से कौन सी लेखांकन सीमा नहीं है, ये भी ऊपर में पढ़े। चलो, तो 37 का आंसर हम छोड़ रहे हैं, आप हमको इसका आंसर बताना। तो अभी अभी ऊपर में ये वाला 2 बार पढ़े क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, लेखांकन है, अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग प्रोफेशन भी है, सोशल फोर्स भी है, सर्विस एक्टिविटी भी है, सब है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 39 नंबर में लेखांकन का व्यापारियों के लिए लाभ है, द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग ऑफ ए बिजनेस। एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग का सबसे अच्छा तरीका है कि जो आदमी बिजनेस चला रहा है, अकाउंटिंग करने से उसको ये पता चल जाता है कि उसके पास कितना पैसा है, और इससे ये पता चल जाता है कि उसको जो है वो टैक्स देना होगा या नहीं देना होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कर निर्धारण, असेसमेंट ऑफ टैक्स। टैक्स के बारे में पता चल जाता है कि टैक्स देना होगा कि नहीं। 40 नंबर, निम्न लेखांकन सूचनाओं की गुणवत्ता पर निर्धारित तत्व नहीं है, फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो याद रखना अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सिंपल नहीं होता है। क्या नहीं होता है, सिंपल। सिंपल से याद रखना सिंपलिसिटी। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो सिंपल नहीं होता है, सरलता वाला नहीं होता है, ठीक है। आगे 41 नंबर पे लेखांकन की भाषा है, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज। चलो जी, द लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग का लैंग्वेज कौन है, तो हम अभी आप लोगों को याद करने बताए थे MAB। तो बोला गया है अकाउंटिंग का लैंग्वेज कौन है, तो अकाउंटिंग का लैंग्वेज होता है मनी, ठीक है, ऑप्शन ए। 42 नंबर पे पुष्पालन की प्रारंभिक इकाई है, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग स्टार्ट कहां से होता है, जर्नल एंट्री से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जर्नल एंट्री। बुक कीपिंग यानी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के बाद लेजर, ट्रायल बैलेंस, इसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सब बैलेंस शीट वो सब बाद में बनता है। 43 नंबर पे पुष्पालन का जन्मदाता है, द फादर ऑफ बुक कीपिंग इज। बताओ बुक कीपिंग का फादर कौन है, तो 43 का आंसर हम आपको छोड़ दे रहे हैं, इसका राइट आंसर से चलो बता दे रहे हैं, राइट आंसर होगा लूकस पेसियोली। 44 नंबर क्वेश्चन पे पुष्पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी, तो जाहिर सी बात है ये आविष्कार हुए थे हम लोगों का 1494 को, तो इनोवेट भी जो है वो उसी समय हुआ था 1494 को।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे व्यापार की भाषा कही जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मे बी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। बिजनेस का लैंग्वेज कौन है? तो भाई MAB, तो बोला गया है बिजनेस का लैंग्वेज कौन है? अकाउंटिंग। यहाँ पे अकाउंटेंसी गलती से लिखा है, यहाँ पे होगा अकाउंटिंग, ऑप्शन नंबर बी। 46 नंबर, लेखांकन की कौन सी शाखा का व्यवसाय द्वारा उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाओं के लागत, लागत का मतलब होता है कॉस्ट, और कॉस्ट के बारे में बताता है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सारा क्वेश्चन बता दिए, ये रहा उसका आंसर की। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस का यहाँ पे ये क्या है? आंसर की है। आपको जो भी क्वेश्चंस जानना होगा यहाँ से, ये सारा जो है उसका आंसर की है। जो भी क्वेश्चंस ऊपर में बताएं ये सारा उस क्वेश्चन का आंसर की है। तो अगर आप मैच करना चाहें तो यहां से जो है वो सारा क्वेश्चंस का मैच कर सकते हैं। ठीक है, देखो वीडियो बताने में थोड़ा सा समय इसलिए लगता है क्योंकि अभी आप लोगों का टाइम है सीखने का। हर चीज को अच्छा से एक्सप्लेन कर करके समझा समझा के बताना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा चीज भी बताना पड़ता है, इसलिए जो है ये समय थोड़ा ज्यादा जाता है। अगर आपको चाहिए कि सिर्फ आंसर चाहिए, सर क्वेश्चन दो और उसका सिर्फ आंसर दो, तो भाई 2 मिनट में हम 50 क्वेश्चन बता सकते हैं, 2 मिनट में 50 क्वेश्चन। लेकिन क्या फायदा भाई, रटती विद्या घटती जाए, जितना भी पढ़ो काम ना आए, एग्जाम जाके सब कुछ भूल जाए, होता है वैसा। क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो भाई कितना भी रट लो सब बेकार है, वेस्ट ऑफ टाइम और वेस्ट ऑफ योर एनर्जी है। इसलिए याद रखो, जब भी पढ़ो ब्रिलियंट के लिए पढ़ो, जब भी पढ़ो एक्सीलेंस के लिए पढ़ो, जब भी पढ़ो कॉन्सेप्ट तरीके से पढ़ो, और अपना पढ़ाई हमेशा दूसरों से बेटर और दूसरों से बेहतर रखो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस को बताए हैं एक एक क्वेश्चन को कॉपी में लिखते जाना, अलग से इसके लिए कॉपी रखना हर सब्जेक्ट के लिए। इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस बताए हैं उसको टिक करते जाना, जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हम समझाए हैं तो उसको भी नीचे नोट डाउन करके नोट्स जरूर लिखना। जो भी क्वेश्चंस हम आप लोगों के लिए छोड़ दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस का आंसर नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जो है वो जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और अगर इसी तरीके से आगे और कंटिन्यू पढ़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सारे दोस्तों के बीच इससे शेयर जरूर कर देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।